हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं केल्विन चक्र के बारे में। केल्विन चक्र क्या होता है, इसको समझा जाए तो आप ध्यान से देखें। केल्विन एवं उनके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथों का पता लगाया और बताया कि यह पथ एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है, जिसमें रिबलोज 1,5-बिसफास्फेट पुनः उत्पादित होता है। ठीक है, तो केल्विन और उनके सहयोगियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया और बताया कि यह पथ जो है एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है, जिसमें RuBP रिबलोज बाइफास्फेट जो है पुनः उत्पादित होता है। आइए अब यह देखें कि केल्विन पथ कैसे संचालित होता है और शर्करा कहां पर संश्लेषित होती है। ठीक है, आइए शुरू में ही हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि केल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो केल्विन चक्र जो है वह उन सभी पौधों में होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वह पथ C3 हो अथवा C4 ही क्यों न हो। ठीक है, तो केल्विन चक्र में आप देख रहे हैं कि केल्विन और उनके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया और बताया कि यह पथ जो है एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है, जिसमें रिबलोज 1,5-बिसफास्फेट RuBP पुनः उत्पादित होता है। आइए अब यह देखें कि केल्विन पथ कैसे संचालित होता है और शर्करा कहां पर संश्लेषित होती है। आइए शुरू में ही हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि केल्विन चक्र जो है उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें चाहे पथ C3 हो अथवा C4 हो। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यह आपका केल्विन चक्र है। केल्विन चक्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। केल्विन चक्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। पहला भाग क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन होता है। दूसरा भाग जो होता है वह होता है अवकाश, ठीक है, या अवकरण कहते हैं इसको। और तीसरा भाग जो होता है वह पुनरुद्ध भवन होता है। ठीक है, तो केल्विन चक्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, पहले भाग को कार्बोक्सिलेशन, और दूसरे भाग को अवकाश कहते हैं, और तीसरे भाग को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन, अवकाश और पुनरुद्ध भवन। तो एक एक भाग को समझते हैं। सबसे पहले वाले भाग कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, तो कार्बोक्सिलेशन में आप देख सकते हैं कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को H2O के साथ मिला के कार्बोक्सिलेशन किया जाता है। यह कार्बोक्सिलेशन किसमें होता है, तो आपको बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही जो होता है वह रिबलोज 1,5-बिसफास्फेट होता है, RuBP होता है। यह आपका रिबलोज 1,5-बिसफास्फेट है, RuBP। यह कार्बन डाइऑक्साइड H2O को ग्रहण करता है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और पहली घटना होती है कार्बोक्सिलेशन और बनता है आपका 3-फास्फोग्लिसरेट। 3-फास्फोग्लिसरेट बनता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिबलोज 1,5-बिसफास्फेट से योग करता है, प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन कहलाता है, और जो यौगिक बनता है वह होता है 3-फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा चरण आता है अवकरण का, जिसमें आप देख रहे हैं कि अवकाश में 3-फास्फोग्लिसरेट जो है वह बदलता है ट्रायोस फास्फेट में। 3-फास्फोग्लिसरेट बदलता है ट्रायोस फास्फेट में। इसी दौरान क्या होता है, जब 3-फास्फोग्लिसरेट ट्रायोस फास्फेट बदलता है, इसी दौरान ATP और NADPH का उपयोग होता है। ठीक है, ATP और NADPH का उपयोग होता है, जिससे ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में
और NADPH बदल जाता है IP प्लस NADP प्लस में। ठीक है, इस प्रोसेस को अवकाश कहा जाता है, अवकरण कहा जाता है, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट से ट्रायोस फास्फेट बनता है। ठीक है, यह ट्रायोस फास्फेट जो है शर्करा और स्टार्च में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, ट्रायोस फास्फेट जो है शर्करा और स्टार्च में बदल जाता है और कुछ अणु जो हैं वे पुनरुद्भवन में चले जाते हैं। ठीक है, यह ट्रायोस फास्फेट पुनरुद्भवन में चले जाते हैं। रीजनरेशन होता है जो तीसरी प्रोसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही रुबलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट फिर से निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही रुबलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट है वह पुनरुद्भवन प्रक्रिया द्वारा फिर से निर्माण हो जाता है और यह चक्र को फिर आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, पुनरुद्भवन में आप देख रहे हैं ATP ऊर्जा खर्च होती है, ADP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो केल्विन चक्र को 3 भागों में आप बांट सकते हैं। कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है रुबलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट के द्वारा, जिससे बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और फिर जो है दूसरा जो है अवकाश, जिसमें ट्रायोस फास्फेट बनता है। कुछ जो है शर्करा स्टार्च में बदल जाते हैं और कुछ जो है पुनरुद्भवन के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिससे रुबलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट बनता है। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, देखें ध्यान से। केल्विन चक्र को तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से समझें। केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इसको 3 चरणों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। ठीक है, तो केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इसे 3 चरणों में बांटा गया, कार्बोक्सिलीकरण, रिडक्शन और रीजनरेशन। ठीक है, तो आइए एक एक पार्ट को समझते हैं। तो पहला है आपका कार्बोक्सिलीकरण अर्थात कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण होता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण जो है वह एक अत्यधिक निर्णायक चरण होता है, जहां पर रिबलोज बाइफॉस्फेट, रिबलोज बिस्फॉस्फेट RuBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण होता है, जहां पर RuBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिक्रिया एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है। ठीक है, तो यह प्रतिक्रिया जो है वह एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 3-PGA के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 3-PGA के 2 अणु बनते हैं। चूंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन की क्षमता होती है। ठीक है, जो एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज है, इस एंजाइम में ऑक्सीजनेशन अर्थात ऑक्सीकरण की क्षमता होती है, अतः यह ज्यादा उचित होगा कि इस एंजाइम को RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहा जाए। ठीक है, इस एंजाइम को क्या कहा जाए, RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज अथवा रूबिस्को कहें। इस एंजाइम को क्या कहें, रूबिस्को कहें। क्यों कहें, क्योंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन की क्षमता होती है, इसलिए जो है इसको RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज अथवा रूबिस्को कहें। ठीक है, तो केल्विन चक्र का जो पहली चरण होता है उसे कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण होता है, जहां पर RuBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिक्रिया जो है एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 3-PGA के 2 अणु बनते हैं। चूंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन ऑक्सीकरण की क्षमता होती है, अतः यह ज्यादा उचित होगा कि हम इस एंजाइम को RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज अथवा रूबिस्को कहें। ठीक है, अब केल्विन चक्र का जो दूसरा चरण होता है वह रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है। रिडक्शन जो है यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है, जिसमें
ग्लूकोज बनता है। रिडक्शन में क्या होता है? ग्लूकोज का उत्पादन होता है और यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है। तो रिडक्शन में यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड अणु के स्थिरीकरण हेतु एटीपी के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। ठीक है, तो रिडक्शन प्रक्रिया में जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है और इस चरण में कार्बन डाइऑक्साइड अणु के स्थिरीकरण के लिए एटीपी के 2 अणु का उपयोग होता है, फास्फोरिलेशन के लिए और NADPH के 2 अणु का उपयोग होता है अपचयन हेतु। पथ से ग्लूकोज के एक अणु बनने के लिए, ठीक है, इस पथ से ग्लूकोज के एक अणु बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं का यौगीकरण 1 चक्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पथ में ग्लूकोज के एक अणु को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं के यौगीकरण तथा चक्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं केल्विन चक्र, जिसमें पहला चरण था कार्बोक्सिलीकरण और दूसरा है रिडक्शन। इसमें आपने देखा कि यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड अणु के स्थिरीकरण हेतु एटीपी के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणु का उपयोग अपचयन के लिए होता है। ठीक है, पथ से ग्लूकोज के एक अणु का बनाने के लिए, पथ से ग्लूकोज के एक अणु को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं के यौगीकरण तथा चक्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे चरण पे। तीसरा जो चरण है केल्विन का वो है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। यदि चक्र को बिना बाधा के जारी रहना है तो, ठीक है, यदि चक्र को बिना बाधा के जारी रहना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही अणु RUBP का पुनरुद्भवन बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो यदि केल्विन चक्र को बिना बाधा जारी रहना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही अणु अर्थात RUBP का पुनरुद्भवन बहुत ही आवश्यक होता है। पुनरुद्भवन के चरण में RUBP गठन हेतु फास्फोरिलेशन के लिए 1 ATP की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पुनरुद्भवन के चरण में RUBP गठन हेतु फास्फोरिलेशन के लिए 1 ATP की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु को प्रवेश के लिए ATP के 3 अणु और NADPH के 2 अणु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु के प्रवेश के लिए ATP के 3 अणुओं की जरूरत होती है, जबकि NADPH के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। अप्रकाश अभिक्रिया में उपयोग होने वाले ATP और NADPH की संख्याओं में यह अंतर ही चक्रीय फास्फोरिलेशन को संपन्न कराने का कारण है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में अप्रकाश अभिक्रिया में उपयोग होने वाला जो ATP है और NADPH है की संख्याओं में यह अंतर ही चक्रीय फास्फोरिलेशन को संपन्न कराने का कारण है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु को प्रवेश करने के लिए 3 ATP अणु चाहिए और NADPH के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए, ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र को 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो केल्विन जो चक्र है वह ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। यह पता करें कि केल्विन पथ के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए कितने ATP तथा NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको यह शायद समझने में मदद करेगी कि केल्विन चक्र में क्या अंदर जाता है और क्या बाहर निकलता है। ठीक है, तो ध्यान दें, केल्विन चक्र में क्या अंदर जाता है और क्या बाहर निकलता है। तो केल्विन चक्र में अंदर 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, 18 ATP लगता है और 12 NADPH लगता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप
बाहर जो निकलता है वह एक ग्लूकोज बनता है, 18 ATP 18 ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं और 12 NADPH जो हैं 12 NADP में बदल जाते हैं। ठीक है, तो एक अणु ग्लूकोज को बनने के लिए 18 ATP की जरूरत हो रही है और 12 NADPH की जरूरत हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका केल्विन चक्र के बारे में। थैंक यू।